इस श्रृंखला के बाद जिनको सुनने के लिए हम लोग बहुत देर से इच्छुक हैं, वो हमारे परमादरणीय माननीय राज्यपाल जी, जो कि निश्चित रूप से मुझे महाभारत काल के वो शब्द याद आते हैं। जब भीष्म पितामह 120 वर्ष के थे तो महाभारत काल लिखता है युवा 16 वर्षवत। निश्चित रूप से उनमें जो शक्ति थी, संचेतना थी, वो 16 वर्ष के युवा जैसी थी। मैं इन पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि कर्म को पूजा सदा ही सृष्टि ने, कर्म को पूजा सदा ही सृष्टि ने, कर्म की गरिमा बढ़ाई है सदा हर दृष्टि ने, कर्म को पूजा सदा ही सृष्टि ने, कर्म की गरिमा बढ़ाई है सदा हर दृष्टि ने, शाश्वत कथन यदि सत्य है तो पूज्य होंगे सर्वदा, सिद्ध इनके कर्म से अमरत्व पाएगी सदा। इस सृजन की देवता की मैं कहूं कैसे कथा, इस सृजन के देवता की मैं कहूं कैसे कथा। इन पंक्तियों के साथ मैं परम श्रद्धेय राज्यपाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना आशीर्वचन हम लोगों को प्रस्तुत करने की कृपा करें। शपथ है ना? माइंड शेयर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार के इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.बी. निमसे जी, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी, समाज सेवक कुंवर महिराज ध्वज जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री सैयद जान जी, प्रेक्षागृह में उपस्थित जिनका अभी अभी हमने सम्मान किया है, ऐसे सभी सत्कार मूर्ति, जिन छात्रों का अभिनंदन किया गया है, ऐसे सभी छात्र, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, जिन छात्र छात्राओं ने यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किए, ऐसे सभी छात्र छात्राजन, पत्रकार मित्र और युवा साथियों, बहुत अच्छा लग रहा था जब हमें दृष्टि है लेकिन जिनको दृष्टि नहीं है, हम बोल सकते हैं लेकिन जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों ने जब यहाँ कार्यक्रम पेश किया तो बहुत अच्छा लग रहा था। उन सब का और उन सबको प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों का मैं प्रारंभ में से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है, वो श्लोक इस समय के भूमिका में बहुत प्रस्तुत है, प्रासंगिक है। वो श्लोक कहता है, मूकम करोति वाचालम, जो बोल नहीं सकता है, ऐसे को बोलने के लिए मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि, जो पंगु है, चल नहीं सकता है, वो पहाड़ पर चला जाए, ये हो सकता है तब जब मन में एक संकल्प है, तब सारा हो सकता है। ऐसा संकल्प व्यक्त करने का आज का यह कार्यक्रम है मानव अधिकार दिवस का, और इसलिए ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए माइंड शेयर का मैं अभिनंदन करता हूं।
और जो छात्र यहाँ आए हैं, इसका उद्देश्य भी युवाओं को इस विषय की अधिक जानकारी देना। अब देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी सुनने वाले कम होते हैं। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में युवा छात्र यहाँ पर आए हैं। उनका भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के नाते इस दिन पर यहाँ मैं स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। माइंड शेयर के माध्यम से आयोजित ये 5वां कार्यक्रम है। हर साल आयोजित करते हैं और कभी कभी ये हो जाता है कि शुरू में उत्साह होता है तो लोग कर देते हैं, फिर धीरे धीरे वो उत्साह कम होते जाता है। और इसलिए ऐसा शुरू करने के पहले ही सोचना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और ये सोचा और हर साल एक एक कदम आगे बढ़ते गए हैं। और ऐसे संबंध में भी एक, क्योंकि जो संयोजक है वो बीच बीच में कुछ ना कुछ कविता, शेर, श्लोक कह रहे थे। मुझे तो शेर से तो मैं डर जाता हूँ, लेकिन मुझे ये शेर शायरी नहीं आते, लेकिन एक दो संस्कृत के श्लोक ऐसे याद रहते हैं, क्योंकि हमारे समय पर संस्कृत पढ़ाया जाता था। तो उस श्लोक में विद्वान की व्याख्या की गई। विद्वान कौन और विद्वान कौन, ऐसा जब कहा गया तो क्या करना, कैसे करना, तो बुद्धिमान कौन, तो बुद्धिमान कौन, बुद्धिमान ही ऐसे काम चलाते रहते हैं। तो बुद्धिमान कौन, विद्वान कौन, ऐसा श्लोक बताते बताते उसने बताया कि वो विद्वान है। अनारंभो ये कार्याणाम प्रथमम बुद्धि लक्षण, मतलब कोई काम शुरू ही नहीं करना, यह बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण होता है। और जैसे आपको हंसी आई, संस्कृत की विशेषता है, तो दूसरे लाइन में उन्होंने आगे बढ़ाया। पहले लाइन में तो कहा अनारंभो ही कार्याणाम प्रथमम बुद्धि लक्षणम, और दूसरे लाइन में कहा प्रारंभस्य अंतगमने द्वितीय बुद्धि लक्षणम। लेकिन एक दफे शुरू किया तो उसको आखिर तक ले जाना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण है, जो आज हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 5वां कार्यक्रम लगातार हर वर्ष हो रहा है। इसलिए आयोजकों का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि लगातार एक उत्साह के साथ, बढ़ते उत्साह के साथ यह कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे काम करने वालों में कभी कभी ये होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही बराबर है। और मुझे जब बताने के लिए आए तो देखते देखते मैंने कहा कि भाई ह्यूमन राइट में एक बहुत बड़ी बात इसमें आपने नहीं ली है, और मैं भी आपको बताना चाहूँगा। आप जरा, मैं पूछ रहा हूँ उसको हाथ ऊपर करके जरा बता दीजिए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सवाल। आगे मैं सवाल किसी को पूछने वाला नहीं हूँ। आप में से कितने छात्र हो या आगे बैठे लोग हैं वह कुष्ठ पीड़ितों के घर में गए हैं? ऐसे जो जो होंगे वो हाथ ऊपर करिए, नीचे करिए। तो आपको ख्याल में आया कि कुष्ठ पीड़ितों के घर नहीं गए। अब कुष्ठ पीड़ितों के घर क्यों नहीं गए? एक कारण तो यह है कि कुष्ठ पीड़ितों के हाथ, पैर, नाक ऐसा होता है। दूसरा, वो भीख मांगते हैं और वो रहते ऐसे जगह पर है कि वहाँ गंदगी है, अंग्रेजी में जिसको स्लम कहते हैं, ऐसे स्लम में रहते हैं। स्लम में भी कुछ काम करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उससे भी एक खराब जगह पर रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वह भी मनुष्य है। और अरे उसका हाथ कैसे मिला ना उसको,
हाथ मिलाना है तो ऐसा लगता है कि अपने पास कुछ आया तो क्या करें। अब विज्ञान ये सिद्ध कर दिया है कि कुष्ठ पीड़ित यह संसर्गजन्य रोग नहीं है और वो ठीक भी हो सकता है। लेकिन सदियों से ये बात मन में आई है कि भाई कुष्ठ रोग को पहले महारोग कहते थे। अब किसी को कैंसर हो गया और कैंसर में से लोगों को तो आजकल लगता है कैंसर हो गया तो अब ऊपर जाने के दिन आ गए, लेकिन वो कैंसर वालों को हम मिलते हैं। अब मैं हूं, मुझे 60 साल जब हुए तब मुझे कैंसर हुआ था, अब मुझे 82 चल रहा है, मैं कैंसर से ठीक हो गया हूं। लेकिन कैंसर को जो जिसमें आदमी कभी मर जाएगा ऐसा लगता है उसको लोग मिलते हैं। लेकिन जो कुष्ठ रोग है जो इन्फेक्शियस भी नहीं है और जो ठीक भी हो सकता है, उसको हाथ को हाथ मिलाने की कोई बात नहीं करता है। इतना ही नहीं तो वह यदि कोई होटल में गया तो होटल में उसको चाय पीने के लिए भी नहीं मिलता है। मैंने तो देखा है कि कुष्ठ पीड़ित अपने घर में रोटी बनाने के लिए बाजार से यदि गेहूं लेके आता है और चक्की पीसने वाले के पास चक्की पर जाता है तो चक्की वाला भी उसका गेहूं आसानी से पीसता नहीं है, वो बोलता है सबसे आखिर में। तो मानव अधिकार तो यह है कि मानव को जिसका जन्म हुआ उसका रक्षण करना, उसको सब सहायता देना, और ये करना मतलब मानव अधिकार, मनुष्य को रहने का अधिकार है ना, मनुष्य को जिंदा रहने का अधिकार है, मनुष्य को शिक्षा देने का अधिकार है। और जिनको अधिकार है उन्होंने यह भी ख्याल में रखना चाहिए कि अधिकार के साथ दायित्व भी आ जाता है। जब आप राइट की बात करते हैं तो उसके साथ ड्यूटी की भी बात होती है। और इसलिए हम समाज में जब रहते हैं, देश ने संविधान दिया 1950 में, भारत ने संविधान का स्वीकार किया, हम गणतंत्र देश बन गए, दुनिया के सबसे बड़ा गणतंत्र देश अपना है। यहाँ महिला हो पुरुष हो 18 साल के ऊपर के जो भी है उसको मतदान का अधिकार है। ऐसा दुनिया में सब जगह पर अभी भी नहीं है, लेकिन हमने इस प्रकार का संविधान का स्वीकार किया। लेकिन संविधान का स्वीकार करने के बाद भी कुछ अधिकार देने के लिए, मानवीय अधिकार देने के लिए जैसा काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, दुनिया में भी नहीं हो रहा था, अपने यहाँ भी नहीं। और इसलिए 1993 में भारत के संसद ने ह्यूमन राइट्स का एक्ट मंजूर किया। अब संयोग है कि उस समय पर मैं भी लोकसभा का सदस्य था और उस समय पर भी मैंने ये कुष्ठ पीड़ितों की बात कही थी। ये कुष्ठ पीड़ितों की बात आगे जाकर मैं आपको ये कह दूं कि जब ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है, वो संसर्गजन्य को हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रमण। मैं मराठी भाषी हूं इसलिए वो संक्रमक नहीं है, तो संक्रमक नहीं है और ठीक हो सकता है तो उसको हाथ मिलाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन नहीं, इतना ही नहीं तो अब ये सिद्ध होने के बाद भी देश में 17 कानून ऐसे हैं कि जो कानून अब बदलने की जरूरत है लेकिन बदले नहीं गए हैं। जैसे कि शादियां होती है और अभी कानून ये है कि शादी होने के बाद
यदि किसी को कुष्ठ रोग हो गया तो उसको लेकर जो पति हो या पत्नी हो डाइवोर्स ले सकती है। हिंदू कानून में भी है, मुस्लिम कानून में भी है और क्रिश्चियन कानून में भी है। क्या ये बदलना नहीं चाहिए? तो बदलना चाहिए। ऐसे 17 एक्ट्स है कि जो बदलने की बात है। अब यहाँ की मैं आपको बात बताऊं, मैं यहाँ आने के बाद कुष्ठ रोग पीड़ितों में मैंने काम किया, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से बात की और उनको बताया, उनको भी मैंने जो कहा वो अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ कुष्ठ पीड़ितों को उनका जीवन चलाने के लिए महीने में 300 रुपया का अनुदान दिया जा सकता है। अब आप बताइए, क्या 300 में एक महीना चल सकता है? किसी को चल सकता है क्या? हम पान खाने के लिए जाते हैं तब भी आज 10 रुपया लगता है, लेकिन वो दिया जा रहा था। तो जिस कमेटी में मैं था तो उसमें हमने कई प्रकार के सुझाव दिए थे, तो उसमें से हमने एक सुझाव दिया था कि हर कुष्ठ पीड़ित को महीने में 2000 रुपया देना चाहिए ताकि वो भीख न मांगे और उसके आधार पर वो जीवन अपना चलाते रहे। ये बात थी 2008 की। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि अब हम 2014 में आए हैं, अभी तो 15 में है, लेकिन जब उनसे बात की तो 2014 था। तो मैंने कहा कि वो 2000 के अभी महंगाई भी बढ़ गई है तो 2500 देना चाहिए। उनको भी लगा कि हाँ, ये मैं बात कह रहा हूँ वो अच्छी बात है। और फिर वो सरकार ने ये तय किया कि जो कुष्ठ पीड़ित है उसको निर्वाह भत्ता के रूप में 2500 रुपया हर महीने में दिया जाए। ये निर्णय हुआ 30 जनवरी 2015। 30 जनवरी का संदर्भ क्या है कि वह महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के दिवस को दुनिया में, सारी दुनिया में कुष्ठ निवारण दिन करके मनाया जाता है। लेकिन कभी कभी सरकार का इच्छा होने के बाद भी काम कैसा होता है, ये निर्णय हुआ, बजट मंजूर हुआ, लेकिन अब तक देना प्रारंभ नहीं हुआ है। ये मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि अपनी इच्छा के बाद निर्णय, और जिसको अंग्रेजी में गुड गवर्नेंस बोलते हैं। गुड गवर्नेंस क्या है? जो तय किया उसके अनुसार जल्दी से जल्दी काम हो। अब ये बात मैं आपको तफसील में इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे कई बातें हैं समाज में कि जहां हमको दिखाई देगा कि ये गलत बात है, मानवीय अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है। ये पहले हमने समझना चाहिए और समझने के बाद उसके लिए कुछ हमने सहयोग देने का भी काम करना चाहिए। और ये क्या है, कैसा है, इस प्रकार का काम के लिए ये जो 2 किताब प्रकाशित किए वो आप भी पढ़े, अब मैं भी पढ़ूंगा, है अंग्रेजी में। ये भी हमने सुझाव दिया था कि भाई जरा आम आदमी को समझ में आए, इसके लिए हिंदी में करना चाहिए। मुझे आशा और विश्वास है कि इस मंच से जब मैं बोलूंगा कि हिंदी में होना चाहिए तो हिंदी में हो जाए, ताकि आम आदमी समझ पाए। नहीं तो आम आदमी को उसके अधिकार समझ में कैसे आए, क्योंकि वो तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन जो किया उसका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि नहीं था नहीं कुछ। और इसलिए हम जब काम करते हैं तो उस समय पर ये हमेशा देखना चाहिए। और इतना सुंदर पढ़ने के बाद अपने को लगता है कि हाँ, ये बात बराबर है, हमने भी ऐसा करना चाहिए, हमने भी ऐसा करना चाहिए। और किताबों का बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वह एक प्रेरणा देने वाला, हमारे बुद्धि को चालना देने वाला, पढ़ा तो चक्कर काटना लगता है कि हाँ ये बराबर है, ये बराबर है। इस प्रकार का बहुत सुंदर 2 वॉल्यूम्स बनाने के लिए मैं माइंड शेयर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने लेख उसमें लिखे, जो लिख और केवल लिखा नहीं है,
तो सुंदर चित्रों के साथ बनाया है। ऐसे 2 वॉल्यूम्स प्रकाशित करने का भाग्य आज मुझे मिला। मैं लिखने वालों से लेकर प्रिंटिंग करने वालों तक सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने आज के दिन पर एक बहुत अभिनंदनीय इस प्रकार का काम किया। मैंने 1993 में यह कानून संसद ने मंजूर किया, आपको बताया, और इसको लेकर हमें समाज में जागृति करना है। लेकिन समाज में जागृति करते समय यदि हम उदाहरण उनके सामने पेश कर पाए तो समाज में समझ में तुरंत आना आसान होता है। और इसलिए जहां कहां अच्छा काम होता है मानव अधिकार की रक्षा करने का, वो समाज के सामने आ जाए। इसमें जो पत्रकार मित्र है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो और कोई भी भाषा का हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब इसमें सहयोग दें। और ऐसा होता है तो जागरूकता आएगी, और ये जागरूकता जब आएगी तब हमें भी लगता है कि भाई ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। तो ऐसा कुछ करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा देने की दृष्टि से, समाज को प्रबोधन करने की दृष्टि से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं फिर एक दफे माइंडशेयर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बात ये कि हम क्या संकल्प करें, आज के दिन हम ये संकल्प करें कि ये मानव अधिकार जो है उसकी हम रक्षा करें। उस पर कोई आक्रमण करता है तो आक्रमण को रोके। फिर महिला है, महिलाओं के मानव अधिकार है, लड़कियों के मानव अधिकार है। जब कोई अत्याचार अनाचार होता है तो ऐसे समय पर समाज का एक घटक के नाते हमने खड़ा होना चाहिए हिम्मत के साथ। ऐसा जब होगा तब हमको सुविध समाज का नागरिक कहने का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा अधिकार प्राप्त करने का संकल्प आज के दिन पर हम करते हैं। और ऐसा संकल्प करने के लिए एक शपथ भी बनाई गई है। मैं मेरा भाषण समाप्त करते करते आपको कहूंगा कि आप सब खड़े रहें और मानवाधिकार की जो शपथ है वो शपथ मैं आपको देता हूं और उसके साथ मेरा भाषण पूरा हो जाएगा। मैं एतद् द्वारा दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं, मैं भारतीय संविधान एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों द्वारा भारत में अंगीकृत एवं लागू समस्त मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति सत्यनिष्ठ एवं वफादार रहूंगा। मैं मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं बिना किसी पक्षपात के मानवाधिकारों का सम्मान एवं सभी के आत्मसम्मान का आदर करूंगा। मैं अपने शब्दों, दस्तावेजों या विचारों द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं मानवाधिकारों के विकास एवं सुरक्षा हेतु सदैव
कर्तव्यबद्ध रहूंगा। भारत माता की